वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में हम सब लोग सुनते रहते हैं और अक्सर क्लासिकल ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, इन सब चीजों के बारे में बात होती रहती है। एडीएचडी के बारे में बात होती है, वर्बल एडीएचडी के बारे में बात होती है, नॉन वर्बल एडीएचडी के बारे में बात होती है। पर वर्चुअल एडीएचडी, इसके बारे में किसने सुना है और क्या इसके ऊपर बात की जा सकती है? बिल्कुल, मिसेस सिंह का ये सजेशन है कि उनका एक कमेंट आया है कि जैसे वर्चुअल ऑटिज्म होता है तो क्या ऐसे वर्चुअल एडीएचडी भी होता है? इसके ऊपर बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी बात को सुनिए, बात को ग्रैब कीजिए, आगे बढ़िए, जानिए इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जरूर इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं। टाइम की लिमिटेशन क्या है कि संडे को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यूजुअली जो वीक डेज होते हैं उसमें आप आराम से मुझसे सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। और अगर आप ऑलरेडी मेरे थेरेपी प्लान्स के साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा आपको टॉपिक। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक का बटन अभी हिट कर दीजिए। अब बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में सबको पता है कि बच्चा एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, रियल वर्ल्ड में नहीं रहता, और ये स्क्रीन की वजह से होता है। लेकिन क्योंकि यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है बात में, वर्चुअल ऑटिज्म एक रजिस्टर्ड डायग्नोसिस, रेप्यूटेड, यानी इसे रेपुटेशन नहीं मिला है डायग्नोसिस का, तो इसे आप कंसीडर नहीं कर सकते, इसे आप यूज नहीं कर सकते अभी के लिए। लेकिन हाँ, टर्म डेफिनेटली यूज की जा सकती है, लेकिन इसको एज ए डायग्नोसिस नहीं लिखते हैं, लेकिन मानते जरूर है। कितना इज्जत मिल चुकी है। इस तरह एक एक तरह से आप समझ के चल सकते हैं ना, एंगेजमेंट हो चुकी है, अभी शादी होने वाली है, शादी होने के बाद सब चीजें रजिस्टर हो जाती हैं। इसी तरह से ये जो एक टर्म है वर्चुअल ऑटिज्म, अब ये बहुत ज्यादा पिक्चर में आ गया, जल्दी इसको एक रजिस्टर्ड डायग्नोसिस की रेपुटेशन भी मिल जाएगी, लेकिन तब तक जो वर्चुअल ऑटिज्म होता है उस वाले बच्चों को आप क्या कहें। लेकिन मेरे लिए एक बेस्ट सजेशन है मिसेस सिंह की तरफ से कि हम लोग इसे वर्चुअल एडीएचडी जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि एडीएचडी को तो रेपुटेशन मिल चुकी है। सो हम लोग वर्चुअल लगा सकते हैं कि वर्चुअल एडीएचडी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एडीएचडी अदरवाइज एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे टिक के नहीं बैठते, अदरवाइज बच्चे नॉर्मल दिखाई देते हैं। बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, फोकस नहीं करते, क्लास में दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। और जो वर्बल एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा ओवर टॉकेटिव होते हैं, क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, टीचर को भी बहुत डिस्टर्बेंस होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है उन बच्चों से। इसी तरह से नॉर्मल घर में भी ये बच्चे बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं वर्चुअल एडीएचडी की, अगर आपको सारे सिम्टम ऑटिज्म जैसे आ गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीन देखी गई, बच्चा रिग्रेशन कर चुका है और आपको पता है कि ये डायग्नोसिस वर्चुअल ऑटिज्म का है, तो आपके लिए एक बेस्ट टेक्निक यही होती है कि आप इसे वर्चुअल एडीएचडी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि इसके अंदर वर्चुअल ऑटिज्म वाले सारे सिम्टम्स हैं। और ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टिमिंग करने की कोशिश कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, जो चीजें इसको आती थी वो सारी चीजें भूल चुका है, फोकस नहीं करता, एक जगह टिक के नहीं बैठता, बहुत सारी शैतानी, बहुत सारे डिस्टरबेंस करता है। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे फीचर्स आ रहे हैं। और कई बार टो वॉकिंग की प्रॉब्लम भी आती है, ऑडिटरी स्टिमिंग, वर्बल स्टिमिंग, विजुअल स्टिमिंग, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। इमेजिनेशंस में बहुत ज्यादा रहता है, कहीं भी टिक करके नहीं बैठ सकता, इधर से उधर, उधर से उधर भागता रहता है। जब ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं, जिसमें आप इसको वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं, जस्ट बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर आपको रजिस्टर्ड डायग्नोसिस देना हो तो एडीएचडी यूजुअली आप लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्लासिकल ऑटिज्म नहीं है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चनियर्स यूज होते हैं आप लोगों को डायग्नोस करने के लिए, वो ज्यादातर क्वेश्चनियर जो है क्लासिकल ऑटिज्म की तरफ जाते हैं, और इसी वजह से आप सारे ऑटिज्म को क्लासिकल ऑटिज्म की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है और मिसेस सिंह का भी एक कमेंट है, उसके बेसिस पे मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फ्यूचर में इसी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करें। यार ये वर्चुअल एडीएचडी है, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तो है ही सही, लेकिन साथ में क्योंकि सारे वर्चुअल ऑटिज्म वाले सिम्टम है, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी यू मेक इट वर्चुअल एडीएचडी
ऑटिज्म के बोझ से आप कम से कम बच जाओगे, क्योंकि जितना बड़ा बोझ होता है ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं। तो जब आप ऑटिज्म को स्टडी करना शुरू करते हैं, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप डिप्रेशन में ना जाएं, पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें, और ये वर्चुअल एडीएचडी को एक्सेप्ट करें कि मेरे बच्चे को एडीएचडी जैसा प्रॉब्लम है। और क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म से कनेक्टेड है ये, और वर्चुअल ऑटिज्म एक रजिस्टर्ड डायग्नोसिस नहीं है, तो मेरे बच्चे को वर्चुअल एडीएचडी हो सकता है, डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो कल को इसको भी, ये जो हम लोग टर्म यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्चुअल एडीएचडी, इसको भी एक रेपुटेशन मिल ही जाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इस टर्म को यूज करेंगे। और इसका ट्रीटमेंट पैटर्न भी क्लासिकल ऑटिज्म जैसा नहीं होता, उसके साथ आपको डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, इसके साथ आपको डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, और बहुत सारी टेक्निक्स डिफरेंट होने की वजह से रिजल्ट्स भी आपको डिफरेंटली मिलते हैं। सो थोड़ा सा डायग्नोसिस अच्छे से बनाएं, और उसके बाद डायग्नोसिस बनवाने के बाद आप अपने थेरेपी प्लान्स को उसी अकॉर्डिंग तैयार करवाने की कोशिश करें, ताकि आपके बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।